नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। बग्गा की गिरफ्तारी के बाद से सियासत अपने चरम पर है। दिल्ली में एक बार फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि बंदर को उस तरह मिल गया है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि पुलिस ही कानून तोड़ रही है। हिरासत से छूटने के बाद पंजाब पुलिस पर तेजिंदर बग्गा भड़के हैं। 40 से 50 पुलिस वाले उनके यहां आए, ऐसा बग्गा का कहना है। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के साथ मारपीट हुई है, मुझे पगड़ी तक पहनने नहीं दिया गया। केजरीवाल 100 एफआईआर भी कर दें तो मैं डरने वाला नहीं हूं, तेजिंदर बग्गा का ये कहना रहा। तो शुक्रवार को फुल फिल्मी ड्रामे जैसे हालात के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को देर रात आखिर राहत मिल ही गई है। बग्गा को देर रात करीब 12 बजे द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट स्वयं सिद्ध त्रिपाठी के घर पेश किया गया, जहां से उन्हें घर भेज दिया गया। बता दें कि द्वारका कोर्ट के मजिस्ट्रेट का घर गुरुग्राम में है और वहीं पर बग्गा की पेशी हुई। जानकारी के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में तेजिंदर बग्गा की पीठ में चोट के निशान मिले हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एसएचओ से बग्गा को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए। बग्गा ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बताया कि अवैध हिरासत के दौरान उन्हें चोटें आई हैं। बीते कल पंजाब पुलिस ने बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार किया। इसके बाद मोहाली जाते समय पंजाब पुलिस की टीम को कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस द्वारा रोका गया। यह बग्गा की गिरफ्तारी के संबंध में पूछताछ भी यहां पर की गई और इसके बाद दिल्ली पुलिस टीम वहां पहुंची। करीब 7 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर वापिस आई। बग्गा की मेडिकल जांच करवाने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। रात की ये तस्वीरें हैं। देर रात जब बग्गा वापस पहुंचे, उनके समर्थक उनके घर के बाहर थे। बग्गा की तरफ से अब कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि 40 से 50 पुलिस वाले उनके घर आए, उनके पिता के साथ मारपीट हुई, पगड़ी तक उन्हें पहनने नहीं दिया गया है। लेकिन अब उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है कि केजरीवाल भले ही 100 एफआईआर कर दे, मैं डरने वाला नहीं हूं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप इस वक्त फोन लाइन पर है हमारे साथ। कुलदीप, बग्गा की गिरफ्तारी और उसके बाद उनकी अब घर वापसी और उसके बाद अब सियासत कह सकते हैं अपने चरम पर है। हाई वोल्टेज ड्रामा, घर वापसी और उसके बाद कई तरह के आरोप बग्गा लगा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल करीब 7 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और इसमें हमने देखा कि खाकी वर्दी खाकी हो गया 3 स्टेट पुलिस के बीच और ऐसे ही हालात जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच भी दिखाई दिए और तीनों राज्यों की जो सरकारें हैं वो आमने सामने नजर आई। अब ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट की तरफ जो है रुख करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस की तरफ से जो एक पिटीशन है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में लगाई गई है। उस पर आज सुबह थोड़ी देर बाद सुनवाई होनी है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने जो है पंजाब पुलिस के ऊपर अपहरण का मामला दर्ज किया था, तो उसी के खिलाफ जो है पंजाब पुलिस ने जो है वो कोर्ट का रुख किया था और उसी मामले में आज जो है वो हरियाणा पंजाब कोर्ट जो है कुछ देर में सुनवाई करने वाला है। और रही बात है बग्गा की घर वापसी की, तो काफी जद्दोजहद के बाद जो है वो बग्गा जो है वो घर वापस लौट पाए, लेकिन उनके जो तेवर है वो तेवर बिल्कुल भी उनके नहीं बदले हैं और ना ही उनके तेवर ढीले पड़े हैं। रिहाई के बाद उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने उस विवादित बयान पर माफी मांगनी पड़ेगी जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को लेकर दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस कार्रवाई के बाद उनकी हिम्मत जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ और उनकी पोल खोलने को लेकर जो है और ज्यादा बढ़ गई है और ज्यादा ताकत के साथ वो जो है वो आम आदमी पार्टी की पोल इसी तरीके से खोलते रहेगी। तो फिलहाल सबकी नजरें जो है वो इस वक्त जो पंजाब हरियाणा कोर्ट में जो सुनवाई होने वाली है इस मामले को लेकर उस पर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें देखना होगा कि जो दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस पर बग्गा की किडनैपिंग का केस दर्ज किया है उस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी चलिए कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में बग्गा का मुद्दा सामने आएगा और गुरुग्राम में कल बीती रात 12 बजे उनकी पेशी हुई। मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, पीठ पर कुछ चोट के निशान सामने आए। बग्गा घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद कई तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं कि 40 से 50 पुलिसकर्मी उनके घर आए थे, पिता के साथ भी मारपीट की गई, उन्हें पगड़ी तक पहनने नहीं दिया गया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके वहां से पुलिस चलती बनी।
चलिए सीधा रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का, जो कि आम आदमी से जुड़ी है। महंगाई का एक और झटका आम आदमी को लगा है। महंगाई से लगातार आमजन परेशान है। किचन पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ेगी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, घरेलू एलपीजी सिलेंडर जिसकी कीमत में 50 रुपए का इजाफा हुआ है। 1000 रुपए का 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर हो चुका है और इससे पहले 22 मार्च को 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। 22 मार्च के बाद आज एक बार फिर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एक के बाद एक महंगाई का ये झटका आम जन को लग रहा है, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी हो या फिर बढ़ोतरी हो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में, जो एक बार फिर हुई है 50 रुपए की। तो रसोई गैस की कीमतों में उछाल, 50 रुपए कीमत में इजाफा हुआ है। इससे पहले 22 मार्च को भी 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगाई की मार एक बार फिर आमजन को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि किचन पर सीधा सीधा असर इसका पड़ेगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का उछाल हुआ है। इससे पहले 22 मार्च को भी 50 रुपए इसकी कीमत में बढ़ोतरी हुई थी, यानी 14.2 किलो का जो सिलेंडर है अब वो पूरे 1000 रुपए का हो चुका है। पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अजीत, आम जन की कमर तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है, वो इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि महंगाई की मार झेलने को मजबूर है आमजन और एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है गैस सिलेंडर के दाम में। जी बिल्कुल नेहा, बताना चाहूंगा एक बार फिर से दिल्ली की जनता पर महंगाई का बोझ पड़ा है। लगातार बढ़ रही महंगाई पर अब एक बार फिर से जो बोझ पड़ा है वो घर की महिलाओं को, गृहिणियों पर खास तौर से असर करने वाला पड़ा है। क्योंकि बताना चाहूंगा जो घरेलू सिलेंडर है जो यूज किया जाता है उसमें 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि अगर अब आने वाले समय से जो घरेलू सिलेंडर है वो 1000 रुपए का अब लोगों को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं महंगाई का एक नया बोझ अब लोगों को पड़ने वाला है। जी नेहा, यानी कि सीधा सीधा ये कह सकते हैं हम अजीत कि पूरा जो बजट है वो बिगड़ने वाला है महिलाओं का, रसोई का। बिल्कुल नेहा, बताना चाहूंगा घर का बजट, ना केवल घर का बजट बल्कि पूरा का पूरा बजट, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी थोड़ी महंगाई होती है उससे पूरा का पूरा बजट बिगड़ जाता है। और जब घरेलू सिलेंडर की बात आती है तो इसका खास तौर से जो मेन मुख्य असर है वो रसोई पर पड़ता है और रसोई का लेना देना कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ा होता है। और ऐसे में जो और आम जन की जो महंगाई है उस पर भी कहीं ना कहीं खास असर देखने को मिलता है। जी नेहा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए अजीत। तो 50 रुपए की कीमत एक बार फिर बढ़ाई गई है घरेलू गैस सिलेंडर पर। और महाराष्ट्र में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि एक बार फिर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। बीड की पराली जिला कोर्ट ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ एक और गैर जमानती वारंट जारी किया है। राज ठाकरे के खिलाफ ये दूसरा नॉन बेलेबल वारंट है। इससे पहले 6 अप्रैल को सांगली कोर्ट भी ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी कर चुकी है। ये नॉन बेलेबल वारंट साल 2008 के केस के चलते जारी हुआ था। उसमें एक उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 109, 117 और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत केस दर्ज किया गया था। लाउड स्पीकर विवाद मामले में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर भी राज ठाकरे चर्चा में बने हुए हैं।
और एक और बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से सामने आ रही है। आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद में आज फिर सर्वे होगा। कल भी सर्वे हुआ था, पूरी तरह से हो नहीं पाया क्योंकि नारेबाजी वहां की जा रही थी। एक अहम जानकारी मिल रही है, आज फिर सर्वे होगा। करीब 3 बजे सर्वे का समय बताया गया है। और ये भी आपको बताते चले कि दोनों जो तहखाने हैं उनका भी सर्वे होगा। आज फिर वीडियोग्राफी होगी। तो सर्वे और वीडियोग्राफी का काम आज फिर दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। सर्वे की टीम में कोर्ट कमिश्नर समेत हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वादी और वकील शामिल थे। जब यहां टीम पहुंची थी तो दोनों पक्षों की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई थी। दरअसल जुम्मे की नमाज थी और इसीलिए जब टीम वहां सर्वे करने पहुंची तो लोग ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गए, जमकर नारेबाजी की। हालांकि काफी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था। प्रशासन ने हालात को काबू में कर लिया। लोगों ने बताया कि अक्सर जुम्मे की नमाज के लिए यहां ऐसी ही भीड़ होती है, मगर यहां रहने वाले लोगों ने बताया कि वीडियोग्राफी और सर्वे को लेकर भीड़ ज्यादा है। वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी और कई विग्रह का सर्वे किया। वीडियोग्राफी करने का आदेश जारी किया गया था, जिसमें अदालत की तरफ से नियुक्त वकील कमिश्नर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि मां श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रह और दूसरे देवताओं की आखिर स्थिति है क्या। हिंदू पक्षकारों का क्योंकि मानना है कि पहले यहां मंदिर हुआ करता था। दावा किया जा रहा है कि यहां बजरंग बली की मूर्ति है, साथ ही अंदर गणेश जी की भी मूर्ति है। और इसके अलावा दावा यह भी किया जा रहा है कि असली शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में छिपा है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनका कहना है कि वो मस्जिद में किसी को घुसने नहीं देंगे। इस पर संत समिति का दावा है कि विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है और सर्वे से इसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। 5 IAS अफसरों का तबादला किया गया है। 7 IPCS अफसरों का भी ट्रांसफर हुआ है। शशांक त्रिपाठी और ईशान प्रताप मुख्यमंत्री के विशेष सचिव बने हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। तो 7 PCS अफसरों का भी ट्रांसफर हुआ है। यह जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 की वापसी के साथ ही बड़े प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं। अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं और इसी क्रम में शुक्रवार को एक बार फिर योगी सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। यूपी में 5 IAS अफसरों के जबकि 7 PCS अफसरों के तबादले किए गए। बीते दिन भी सरकार ने बड़ा फेरबदल करते हुए 16 IAS अफसरों के तबादले किए थे। देखिए, अब आपको ये बता देते हैं जिम्मेदारी किस किस को कौन कौन सी दी गई है। शशांक त्रिपाठी और ईशान प्रताप सिंह को विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया। गौरव कुमार को गोंडा की CDO की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुभव सिंह को CDO श्रावस्ती बनाया गया है। वहीं अन्नपूर्णा गर्ग को अपर प्रबंधक निदेशक यूपी सड़क परिवहन निगम लखनऊ की कमान सौंपी गई है। और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इसी के चलते जो पहाड़ी रास्ते हैं वहां पर आवाजाही के लिए समय की जो सीमा है, समय अवधि है, उसे बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय शुक्रवार को प्रशासन द्वारा लिया गया, जिसकी जानकारी उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने दी। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ यात्रा शुरू होने के बाद यात्रियों की सुविधा का जायजा लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी सड़कों पर चलने के समय में बदलाव किया गया। इसकी जानकारी देते हुए DGP अशोक कुमार ने बताया कि पहले पहाड़ी सड़कों पर रात 8 बजे के बाद वाहन चलाना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब इसे 10 बजे तक कर दिया गया है ताकि जो यात्री हैं उन्हें सुविधा हो, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो।
और वहीं आजादी के बाद से श्रीलंका इस वक्त अपनी सबसे बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। लोग लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आधी रात से आपातकाल लगाने का भी ऐलान कर दिया है। इससे पहले श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से आपातकाल लगाया गया था, तब 4 अप्रैल को देश में इमरजेंसी लगा दी थी। इस समय श्रीलंका सिर्फ आर्थिक संकट से नहीं जूझ रहा, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का भी दौर देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों विपक्षी दलों द्वारा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। आरोप लगाया गया था कि राष्ट्रपति रहते हुए उनकी तरफ से अपने कर्तव्यों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ बिगड़ते हालात के बीच श्रीलंका में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग हो रही है। जो आरोप राष्ट्रपति पर लग रहे हैं उनका मुख्य कारण है श्रीलंका की चरमराती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई। और वहीं दुनिया भर में कोरोना महामारी से जंग अभी भी जारी है। बात चीन की करें तो यहां पर संक्रमण से स्थिति ऐसी है कि कई शहरों में अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश के जीरो कोविड नीति पर सवाल उठाने वालों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक शंघाई के कई लोगों ने पिछले 5 हफ्तों में भोजन की गंभीर कमी और मेडिकल देखभाल तक पहुंच में कमी को लेकर अपना गुस्सा निकालने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। ऐसे में गुरुवार को शी जिनपिंग की अध्यक्षता में एक बैठक में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की टॉप पॉलिट ब्यूरो स्थिति वहां पर स्थायी समिति ने जीरो कोविड पॉलिसी का दृढ़ता से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही महामारी की रोकथाम नीतियों को लेकर संदेह करने या फिर इंकार करने वाले किसी भी कृत्य के खिलाफ सख्ती से एक्शन की बात कही है। चीन के स्टेट मीडिया के मुताबिक ये पहली बार है जब शी जिनपिंग ने बैठक में गंभीरता से अहम भाषण दिया। कोविड के खिलाफ चीन की लड़ाई के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी की। शंघाई में सख्ती से लॉकडाउन के बाद सार्वजनिक तौर पर हंगामा और प्रदर्शन हुआ। और घाटी में धारा 370 हटने के बाद से ही घाटी की पूरी तस्वीर बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। वहीं पर परिसीमन की भी तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की नींदें उड़ी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में बड़े एक्शन की तैयारी। आयोग की रिपोर्ट जारी, अब आई चुनाव की बारी। घाटी में 83 की जगह अब होंगे विधानसभा की 90 सीटें। कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए भी सीटें आरक्षित की गई। तो वहीं विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटें नॉमिनेट की सिफारिश। लोकसभा की 5 सीटों का भी किया गया पुनः निर्धारण। ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे। परिसीमन होते ही जम्मू में चुनाव कराए जाएंगे। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान का असर अब जम्मू कश्मीर में दिखाई देने वाला है, क्योंकि घाटी से अनुच्छेद 370 के हटने और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित राज्यों में तब्दील होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के लिए एक नई सुबह का भी रास्ता साफ हो गया है। वो ये कि केंद्र सरकार के वादे के मुताबिक अब केंद्र शासित राज्य को जल्द ही विधानसभा मिलेगी, जल्द ही चुनाव भी होंगे और जल्द ही राज्य में निर्वाचित सरकार भी बनाई जाएगी। दरअसल परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें विधानसभा की 7 सीटों को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के बाद अब इस पर अमल करने का फैसला किया गया है। यानी कि अब जम्मू कश्मीर की सीटों को 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया। यही नहीं, पहली बार विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीटों को नॉमिनेट किया गया है।
पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि एसटी के लिए भी रिजर्व की जाएंगी। इसके अलावा कुछ विधानसभा सीटों के नाम भी बदले जाएंगे, जिसके बाद से ही अब घाटी में बड़े बड़े बदलाव के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों का भी पुनः निर्धारण किया गया है, जिसमें प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समान संख्या में 18 विधानसभा क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। आपको बता दें कि 90 विधानसभा सीटों में से 43 सीटें जम्मू संभाग में और 47 सीटें कश्मीर संभाग में होंगी। हालांकि केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा में सीटों की संख्या 87 थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गई थी, जो अब बढ़ने के बाद 90 हो गई हैं। हालांकि इसके पहले 2002 में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन होना था, लेकिन उस दौरान फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने परिसीमन पर रोक लगा दी थी। दरअसल 2002 में इसके लिए आधार 1981 की जनगणना के आंकड़ों को बनाया गया था, लेकिन फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई वाली जम्मू कश्मीर की तत्कालीन नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने परिसीमन पर ही 2026 तक के लिए रोक लगाई थी। इसके लिए अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1957 और जम्मू कश्मीर के संविधान के सेक्शन 43(3) में संशोधन कर दिया था, जिसको लेकर इस पर विवाद भी हुआ था। लेकिन अब लगातार भारत सरकार का जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर इसे गंभीरता से इस पर हस्तक्षेप करना जारी है, जिसने घाटी के नेताओं की चिंताओं को बढ़ाने का काम कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट FM न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।